हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे टारगेट RIMC में महायज्ञ सीरीज में। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, इस महायज्ञ सीरीज में हम दे रहे हैं आहुति और आज आहुति नंबर 3 का टर्न है विद मी। सो स्टूडेंट, अगर RIMC में आप अपने GK सेक्शन को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन सीरीज को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इनके साथ कंटिन्यूअसली बना रहना है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। एंड बच्चों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी फर्स्ट और सेकंड सीरीज को नहीं देखा है तो जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस महायज्ञ सीरीज में आपको जो आहुति यहाँ पर देनी है वो है आपके 2000 क्वेश्चंस की। यहाँ हम कराएंगे आपको जीके के अप्रोक्स 2000 क्वेश्चंस जो होंगे स्टैटिक जीके से, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गारंटीड। यहाँ से हमारे जून में भी एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सीरीज में भी ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जिससे आपका सिलेक्शन 100% होगा। सो स्टूडेंट, चलिए आज आप मेरे साथ हैं, मैं आपको कराने वाली हूँ यहाँ जीएस के क्वेश्चंस। बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, विद्या ज्ञान, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो आप हमारा ज्योमेट्री ऐप पर कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं लेना है तो आप ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज इन बागपत। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री स्कूल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस लोगो के साथ आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं हमारे हॉस्टल की तो एडमिशन्स नए सेशन के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें हमारी हॉस्टल फैसिलिटी में आपको फीस को पर ईयर पे, आप कंप्लीट ईयर का आपको नहीं पे करना होगा। आप यहां पर 1 मंथ के लिए भी आ सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए भी आ सकते हैं, इवन यू कैन अवेल अ कोर्स फॉर 6 मंथ और 1 ईयर प्लान तो आपके लिए है ही। यहाँ पर आप जो दे सकते हैं वो मंथली फीस सबमिट कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि आपसे मंथली फीस ली जाए, बट यहाँ पर आप मंथली फी दे सकते हैं क्योंकि कंडीशन है, कभी बच्चे का मन नहीं लगता, कभी उसको वेदर सूट नहीं होता है, कभी फूड सूट नहीं होता है, तो आप यहाँ पर अपना पैसा बिना फंसाए मंथली फी के साथ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को अपने पास सेव रखना तो आप इन्हें इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने पास रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का तरीका है चीजों को देखें, समझें और उन्हें नोट डाउन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एट द लास्ट मोमेंट आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े, या तो आप वीडियो को सेव करिए या आप यहाँ पर इन्हें इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अपने मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टडी ऑफ साउंड इज डैश। साउंड की स्टडी को क्या कहा जाता है? क्रोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, Acoustics, meteorology. तो what will be the correct answer for question number first? तो correct option is C. It is known as acoustics. इसको साउंड की स्टडी करने को हम बोलते हैं acoustic। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ साउंड क्या है तो इट इज अ स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स की स्टडी करते हैं लाइक इन इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो जब आप साउंड की स्टडी करते हैं तो दैट स्टडी इन साइंस इज नोन एज एक्वेस्टिक। क्रोनोलॉजी की बात करें स्टूडेंट की क्रोनोलॉजी करेक्ट क्यों नहीं है? तो क्रोनोलॉजी होता है किसी भी सीरीज किसका, इवेंट्स हैपन इन पास्ट, कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुए हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टडी करना। लाइक हिस्ट्री में जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और क्रोनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें
तो इट इज द स्टडी और इट इज द साइंस और स्टडी ऑफ ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, की ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो किस तरीके से है। तो मैनकाइंड, उनका सोसाइटी, कल्चर की स्टडी करना इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। ऑकिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ साउंड, जहां हम अल्ट्रासाउंड वेव्स का वाइब्रेशन की स्टडी करते हैं। मेटीरोलॉजी की बात करें तो दिस इज स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, या हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की स्टडी करते हैं एंड देयर इफेक्ट ऑन वेदर, की उनका वेदर पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑकिस्टिक्स। तो आप लिख सकते हैं RIMC इस तरह के स्टडीज के क्वेश्चन जरूर देते हैं कि साइंस में ये स्टडी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपका कोई और भी यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो आप उसे करेक्ट हिट कर सकते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट। आर्ट ऑफ फ्लाइट की साइंस क्या कहलाती है? लाइक एयरक्राफ्ट बनाना और आर्ट ऑफ फ्लाइट की साइंस कहलाता है वेरी सिंपल, ऑप्शन ए एरोनॉटिक्स। क्योंकि यहां पर हम अभी देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? एरोनॉटिक्स के लिए। जब हम स्टडी करते हैं फ्लाइट्स की, स्पेसशिप की, दैट इज नोन एज एरोनॉटिक्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, What is the death and decay of a part of body known as? जब आपका पार्ट ऑफ बॉडी कोई डेथ हो जाता है या डीके हो जाता है कोई भी बॉडी का टिश्यू ड्यू टू द लेस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, जहां पर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है तो वो टिश्यू आपका डेड हो जाता है, डीके हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज किडनी, टीथ, सेरेब्रल हेमरेज एंड गैंग्रीन। तो गैंग्रीन इज द कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं और सेरेब्रल हेमरेज हम ब्रेन से इफेक्टेड को बोलते हैं। जब आपका ब्रेन हैमरेज हो जाता है दैट इज नोन एज सेरेब्रल हैमरेज। गैंग्रीन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मींस बॉडी के टिश्यू का डैमेज हो जाना। जब आपके बॉडी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, जब आपके बॉडी में प्रॉपर टिश्यू को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता तो क्या हो जाता है? दैट इज गैंग्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। डिजीजेस से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं RIMC में, तो इट कैन बी पॉसिबल कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय एक्जिमा। RIMC में डिजीज का जो क्वेश्चन है और फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एवरी ईयर आता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन वो रखते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो थोड़े से डिफरेंट हैं। क्योंकि कॉमन के आंसर सब इजीली लगा लेते हैं, बट यहाँ पर जो स्टैटिक जीके है वो बहुत डिफरेंट सी आती है, तो इन क्वेश्चन के बेस पे आप उन्हें कवर कर सकते हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय एक्जिमा। एक्जिमा में आपका कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? किडनी एंड लीवर, आई मसल्स, टीथ, स्किन। तो एक्जिमा होती है स्टूडेंट, it is a disease related to the dermatitis और the skin disease। ये होती है बेसिकली स्किन डिजीज, जिसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस और डर्मेटोलॉजी इज रिलेटेड टू योर स्किन, जिसमें आपका स्किन कैसा हो जाता है? इची हो जाता है, ड्राई हो जाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन इन द स्किन। ओके, तो दैट इज नॉट कॉन्टाजियस, नहीं है ये डिजीज। तो इसमें जो इफेक्टेड होता है एक्जिमा में, तो इट इज रिलेटेड टू योर स्किन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर स्किन इज द करेक्ट आंसर। Move on to the question number next. In a human body, which muscles are the most active and exercised over 1 lakh times a day? हमारी बॉडी की सबसे फास्टेस्ट मसल्स जो होती हैं, जो एक्सरसाइज करती हैं 1 lakh टाइम अ डे, दैट इज प्रेजेंट इन आवर जॉइंट्स, आईज, ब्रेन, नोज। तो कौन सा? ब्रेन के साथ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सबसे फास्टेस्ट मसल जो हमारी आई वर्क करती हैं वो होती हैं हमारी आई मसल्स, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ब्लिंकिंग ऑफ आई। हमारी आई कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग करती है, तो दीज आर द फास्टेस्ट मसल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द फास्टेस्ट मसल इनसाइड आवर बॉडी इज आर आई मसल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड इन द डिजीज एनसिफेलिटिस? एनसिफेलिटिस बेसिकली सिफेलिस, जो आपका सेरिब्रल से जितना भी पोर्शन रिलेटेड है वो सिफेलिटिस में आता है। तो एनसिफेलिटिस होता है जब आपका इन्फ्लामेशन होता है इन ब्रेन, तो इट इज रिलेटेड टू ब्रेन। जब आपके ब्रेन में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी तरह का, या हर्पीस इन्फेक्शन आपको सिंप्लेक्स वायरस अफेक्ट करे तो ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर एनसिफेलिटिस इज रिलेटेड और द इफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन दिस। ओके, ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं की स्टडी करना क्या कहलाता है? अब यहाँ पर अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। यू नो दैट लैंग्वेज इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक। लैंग्वेजेस के लिए हम जो लैटिन वर्ड यूज करते हैं जिससे हमारा लैंग्वेज वर्ड बना है, दैट इज लिंग्विस्टिक, एंड द साइंटिस्ट दैट वर्क ऑन लैंग्वेज दैट आर नोन एज लिंग्विस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज और द हेवनली बॉडीज। यहां पर जब हम हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। क्रोनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट। मेटेरोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगा के आप इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक इज द साइंस दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। Move on to the question number next. Dash measure components of solar radiation. Solar radiation की स्टडी करने के लिए उसके कंपोनेंट्स, मीन्स आप सोलर रेडिएशन के कंपोनेंट जो होते हैं वो किससे मेजर करेंगे, किस तरह की बीम्स यहाँ पर आ रही हैं, तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज फाइरिलियोमीटर. फाइरिलियोमीटर is a device that is used to measure the basic components of solar radiation like cosmic rays, ionic rays, जो भी हमें सोलर रेज से वेव्स आती हैं स्पेक्ट्रम में, उनकी स्टडी हमें करना, उनके कंपोनेंट्स को मेजर करना है पास करा के इनटू अ डिवाइस बाय यूजिंग अ डिवाइस दैट इज नोन एज फाइरिलियोमीटर, जो रेडियो वेव्स के थ्रू फिर स्टडी करता है. ओके स्टूडेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर फॉर सोलर रेडिएशन. फाइरिलियोमीटर is the instrument that is, or a device that is used to measure the different component of solar radiation. Move on to the question number next. The first microwave oven was called as, जो सबसे पहला माइक्रोवेव अवन बना था by using a radar. रडार यूज करके, रेडियो वेव्स यूज करके, रडार टेक्नोलॉजी पे ये बनाया गया था, इसलिए इसे नेम दिया गया था रडार रेंज, एंड दैट इज इन्वेंटेड इन अप्रोक्स 1936 में पहला माइक्रोवेव अवन सोल्ड आउट हुआ था. तो ये किस पे बेस करता था? रेडियो वेव्स पर. तो ये फूड को जो अवन गर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो वेव्स, तो इसलिए इसे रडार रेंज कहा गया था. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर माइक्रोवेव अवन. नेक्स्ट, द माइक्रोवेव अवन वाज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन इंजीनियर एंड इन्वर्टर डैश इन 1947. इनको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? 1946, अभी बताया था मैंने, 46 में ये सोल्ड आउट हुआ था पहला माइक्रोवेव अवन. और ये किसने बनाया था? पर्सी स्पेंसर वाज द साइंटिस्ट एंड अमेरिकन इंजीनियर हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रोवेव अवन ऑन द बेसिस ऑफ रडार रेंज, और इन्होंने ही इसे नेम दिया था रडार रेंज. तो पर्सी लैवरन स्पेंसर वाज द अमेरिकन इंजीनियर हु इन्वेंट द माइक्रोवेव अवन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. पर्सी स्पेंसर के नेम से आता है, वैसे स्पेंसर से भी नेम से भी आया, पर्सी भी लिखा हुआ आ सकता है, ली बैरोन नहीं आपको देखने को मिलेगा, बट पर्सी स्पेंसर आपको कंप्लीट नेम देखने को मिलेगा. और फर्स्ट माइक्रोवेव अवन का नाम था रडार रेंज. Move on to the question number next. The common name of nitrous oxide. नाइट्रस ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कहाँ यूज की जाती है और ये क्या है? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, लाफिंग गैस. तो करेक्ट आंसर इज लाफिंग गैस. नाइट्रस ऑक्साइड को ही किसी क्राउडेड प्लेस पर जब कभी कंट्रोल में नहीं आती हैं तो वहां पर जो हम गैस यूज करते हैं वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, अ कंपाउंड दैट इज मेकिंग बाय यूजिंग द नाइट्रोजन और द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड दैट इज नोन एज लाफिंग गैस. ब्लीचिंग पाउडर आप यूज करते हैं टू ब्लीच द थिंग्स, और वॉशिंग सोडा हम यूज
यूज करते हैं फॉर वॉशिंग। जिप्सम की हम बात करें तो बेसिकली ये प्लास्टर्स में, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स केमिकल नेम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट 2H2O। yes, this is your gypsum that is used in fertilizer or in the plaster of Paris or plaster। okay, so correct option यहाँ पर क्या हुआ नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, इट इज नोन एज लाफिंग गैस के नेम से ये जानी जाती है। द वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द किडनी एंड डैश। किडनी आपको पता है वाटर रिटेन अब्जॉर्प्शन करती है बाय यूरिन फॉर्मेशन, हमारे न्यूट्रिएंट को रीअब्जॉर्ब करती है और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है बाय फॉर्मिंग द यूरिन, बाय एब्जॉर्बिंग द मेन न्यूट्रिएंट्स। और ये बेसिकली किडनी तो हमारी बॉडी बैलेंस से वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करती ही है। साथ इसके कौन सी ग्लैंड है जो काम करती है इसके साथ, वो है हमारी द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो इसको मैसेज करती है वैसोप्रेसिन सिक्रीट करके। यू नो दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड दैट सिक्रीट द ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो आपका वर्क करता है। इसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को कॉमन नेम में वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो एक्टिवेट होता है टू एक्टिवेट द किडनी फॉर वाटर रिटेंशन प्रोसेस के लिए, फॉर यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द किडनी इज द ऑर्गन दैट हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन अवर बॉडी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड एज। आइलैंड के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? लेयर्स, गेजर, इस्थमस, आर्किपेलागो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर RIMC पर्पस। RMS में भी आ जाते हैं बट इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कहां पर? इन RIMC। तो आइलैंड्स का जो आइलैंड्स होते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, दैट इज द आइलैंड। जो आइलैंड पोर्शन होता है दैट इज बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्किपेलागो हम उनको बोलते हैं, किनको? जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। एंड इस गीजर आपको पता है, इस्थमस की बात करें तो दीज आर द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मासेस, जो आगे ब्रॉड लैंड मासेस से जुड़ती हैं। तो नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड मासेस को हम बोलते हैं इस्थमस। कभी कभी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आ जाता है तो आपको ये भी हेल्प कर सकता है। तो ये लॉन्ग लेयर से जाके मिलती हैं लैंड के, और इस्थमस होती हैं नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड मासेस। सो ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्किपेलागो। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The basic reason for the extraordinary sparkle of suitably cut diamond। एक suitably cut diamond का extraordinary sparkling का reason क्या है? It has well defined cleavage planes, it has very high transparency, it has very high refractive index, it is very hard। hard है, it is okay, but यहाँ पर extraordinary sparkle किसकी वजह से है? Due to the high refractive index, क्योंकि हमारे डायमंड जो होता है that is the allotrope ऑफ कार्बन और द हार्डेस्ट मटेरियल, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 2.71 to 2.9 तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों बेसिकली क्या होता है? द लाइट बेंडिंग एबिलिटी। किसी भी सब्सटेंस की जो लाइट को बेंड करने की एबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है। अब इसके अंदर अगर लाइट जितनी ज्यादा बेंड करेगी वो उतना ज्यादा स्पार्कल करेगा, उतना ज्यादा शाइन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 2.4 to 4.19 तक इसका यहां पर हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 to 2.4 अप टू 19 तक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मींस द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी। Move on to the question number next. The image formed on cinema screen in the example। yes student, लाइट से भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन पढ़ा है। इसी तरह लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, मिरर को लेके, लेंसेज को लेके, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जो इमेज सिनेमा स्क्रीन पर बनती है वो एग्जाम्पल है किसका? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, पॉइंट इमेज, प्लेन इमेज। तो यहाँ पर जो हम सिनेमा स्क्रीन पर मिरर यूज करते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर, एंड कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस का ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप इन्हें कैप्चर कर सकते हो ऑन स्क्रीन। तो आप इन्हें क्या कर सकते हो? दीज कैन बी इजिली प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर लगाया जाता है कैमराज में वो प्रोड्यूस करते हैं कौन सी इमेजेस? दैट इज नोन एज रियल इमेजेस। और रियल इमेजेस को आप कैप्चर कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज यहाँ पर कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का इनमें से कौन सा फंक्शन है। बिफोर दैट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर बेसिकली वो मटीरियल्स होते हैं दैट कैन ट्रांसपोर्ट चार्ज, जो इजीली चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट द रेजिस्टेंस, इन्हें किसी रेजिस्टेंस की नीड नहीं होती और विदाउट नो रेजिस्टेंस एट ऑल, एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे कैन ट्रांसपोर्ट द चार्जेस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो सुपर कंडक्टर जैसे कि आपका एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम डाई आयोडाइड होता है, ये यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिकॉज दे कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट विद नो रेजिस्टेंस एट ऑल, कोई प्रतिरोधक इसमें नहीं होता है, ये उसके बिना भी क्या कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो करके चार्ज को पास कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सुपर कंडक्टर्स ऑफर to flow of electric current with no resistance at all. So option C is correct for this question. Move on to the question number next. Skin work as a respiratory organ in which of the following animal? Skin यहाँ पर as a respiratory organ work करती है for breathing और for the oxidation of food. तो किस में होता है बेसिकली, कॉकरोच, फ्रॉग, वेल, डॉगफिश। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रॉग। यहाँ पर फ्रॉग बेसिकली स्किन से जो है एम्फीबियंस में वर्क करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लाइक अर्थवॉर्म भी स्किन यहाँ पर आ सकता है, अर्थवॉर्म के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी है और यहाँ पर फ्रॉग आ चुका है तो अर्थवॉर्म भी आ सकता है। तो बेसिकली फ्रॉग क्या है, लंग्स से भी इनहेल कर सकता है, साथ ही स्किन भी इनका वर्क करती है एज अ respiratory organ. तो frog is the correct answer for this question. Move on to the next question. एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, कौन से विटामिन की कमी हो सकती है आपकी बॉडी में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए। यू नो दैट अवर ब्लड कंटेनिंग आयरन एंड आयरन कंटेनिंग विच विटामिन, दैट इज विटामिन के। आई होप स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे और मेरे साथ साथ आपके आंसर भी करेक्ट निकल रहे होंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि 50 में से जब आपने सॉल्व किया तो आपके कितने करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस आप ऑलरेडी इनमें से जानते थे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का स्कोर आप ला सकते हैं इन योर फाइनल एग्जाम, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह के वहां पूछे जाने वाले हैं। तो अगर बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है तो कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, दैट इज विटामिन के, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड और आरबीसी प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। Move on to the question number next. A diet that is high in saturated fat can be linked to which of the following? अगर आपकी डाइट हाई है विथ सैचुरेटेड फैट्स लाइक ऑयली प्रोडक्ट, घी, तो आपको इनमें से कौन सा लिंक्ड हो सकता है डिजीज, किडनी फेलियर, ब्लूमिया, एनोरेक्सिया, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। तो अगर हम सैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो दे इंक्रीज योर कोलेस्ट्रोल लेवल, एंड विच कोलेस्ट्रोल लेवल, दैट इज LDL, दैट वी कॉल द बैड कोलेस्ट्रोल, दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। दीज आर द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। इनके इंक्रीज होने से आपको डिजीज हो सकती हैं हार्ट रिलेटेड, एंड हार्ट डिजीजेज आर नोन एज cardiovascular diseases because our heart containing muscle that are known as cardiac muscles, cardiac tissues. So these diseases are known as cardiovascular disease that is linked with the diet rich in saturated fat that can increase the LDL, low density lipoprotein, और आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज प्लांटेशन क्रॉप? यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप बेसिकली कौन सी होती है स्टूडेंट, जल्दी से अपना आंसर भी गैस कर सकते हैं। बेसिकली दैट आर फॉर्म एट द लार्ज स्केल एज अ कैश क्रॉप दैट प्रोवाइड यू मनी। तो इनमें से कौन सा क्रॉप ऐसा है जो आप प्लांटेशन क्रॉप के लिए लगाते हैं, फॉर मनी पर्पज के लिए लगाते हैं एट लार्ज स्केल? तो प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप दैट वी ग्रो एट लार्ज स्केल फॉर द कैश पर्पसेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। शुगर केन इज द क्रॉप जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं लार्ज स्केल पर एज अ प्लांटेशन क्रॉप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, जैगरी पाउडर, जैगरी, इन सब के लिए ये लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
स्टूडेंट आपको यहाँ पर सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के, कि ये नहीं है कि एक ही चैप्टर से हैं, आपके जितने भी स्टैटिक जीके में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको वो यहाँ सारे मिलेंगे इन अ वेराइटी। और कंप्लीट 2000 सीरीज तक आप मोस्ट ऑफ द जीएस अपनी कवर कर चुके होंगे, जिसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह का क्वेश्चन का भंडार चाहते हैं फॉर सैनिक स्कूल, फॉर आरएमएस, तो आप हमारे क्या कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर जाकर, दैट इज www.geometryschool.in पर आपको टॉपिक वाइज क्विजेज, मिक्स क्विजेज, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हमने अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर इज परमवीर कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेज इज देयर, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, मिक्स क्विजेज आफ्टर एवरी टॉपिक। उसके बाद अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो महावीर का पैकेज में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज क्विजेस से लेके सारा, बस इसमें आपको कंसेप्ट वीडियो नहीं मिलेगा, आप इसमें क्विजेस कर सकते हैं। वीर पैक अगर आप खरीदते हैं तो दिस इज द कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज। यहां पर आपको सारे एट द एंड जो आपको इस टाइम पर बेनिफिट करने वाला है, दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ये कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इस टाइम पर आपकी प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी हो चुकी है, बस आपको उसको एक फाइनल टच देना है विद द हेल्प ऑफ हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। तो ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। और आप यहाँ पर हमारे लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं जो हम वीक वाइज कराते हैं। लाइव टेस्ट पर्टिकुलर डे पे ओपन होगा, आपको पर्टिकुलर डे पे उसको सॉल्व करना होगा, बट आप हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हैं। तो दीज आर द कोर्सेज फॉर सैनिक 6th क्लास। फॉर दैट आरएमएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो देयर इज चिनूक कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, और इसी तरह से तेजस आपको मिलेगा जिसमें हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट जो आपको इस टाइम पर वर्क करेगा फॉर नवंबर और दिसंबर। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस का भंडार मिलने वाला है। आरएमएस के लिए अगर 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जैगुआर कोर्स है, बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर वीडियोस है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, डेली टाइम टेबल है। रुद्रा की बात करें तो ये हमारे लिए वही नवंबर दिसंबर का पैकेज बन गया है जिसमें आप हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं। दिस इज फॉर आरएमएस जो आरएमएस एस्पायरेंट्स है। क्लास 9th के लिए बात करें अगर आप सैनिक स्कूल 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अशोका इज द कोर्स, दैट इज द कंप्लीट कोर्स विद कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस, लाइव क्लासेस, डेली टाइम टेबल विल बी शेयर्ड विद यू, लाइव बूस्टर्स, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। कीर्ति में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेंगी और शौर्य में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो इन नेम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप इन नेम के नीचे इनका प्राइस लिखा हुआ है और आप उस प्राइस को पे करके अवेल कर सकते हैं कोई भी कोर्स, क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया, बिल्कुल एंड टाइम में, सेशन के स्टार्टिंग में आप हमारा ये सबसे बड़े कोर्स जो होते हैं अशोका, इनको परचेज कर सकते हैं। इसी तरह आरआईएमसी के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर आपको अप्रोक्स 285 लेक्चर्स मिलेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और इसी तरह की क्विजेज मिलेगी। तो ऐप पर ये कंप्लीट कोर्सेज हैं इन नेम से जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सब्सटेंस एक्ट लाइक अ फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी। हमारी बॉडी को मीन्स रन अप करने के लिए हमारी बॉडी जो लाइफ प्रोसेस अपने जो कर पाती है डेली, वो किस सब्सटेंस की मदद से कर पाती है। मिनरल्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। तो जो एज अ फ्यूल एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, फ्यूल क्या करता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, दैट प्रोवाइड एनर्जी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली ये हम यूज करते हैं हमारे पर्टिकुलर डे एनर्जी वर्क के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट इज द सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ फ्यूल इन अवर ड्राइविंग बॉडी टू ड्राइव द बॉडी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The maximum displacement of a vibrating body on either side to its mean position। अपनी मीन पोजीशन से आइदर साइड मूव करने पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट वी कॉल्ड इट। तो ये अपनी मीन पोजीशन से जब अपसाइड मूव करती है इन आइदर टू द एनी ऑफ द डायरेक्शन, तो वाइब्रेटिंग बॉडी जो भी होगी वो अपनी मीन पोजीशन से जब आइदर साइड पे जाती है तो दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। दिस इज नोन
known as the amplitude, and you know that student, the waves of the student will be higher, so the volume will be higher. एम्पलीट्यूड कहाँ होता है स्टूडेंट? साउंड में होता है. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वॉल्यूम विल बी उतना हायर, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतना ज्यादा हायर होगा. तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसके लिए क्या, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम होगी. तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड टू इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइंस विच डील विद ओरिजिन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसका आंसर आप मुझे खुद बता सकते हैं. साउंड की स्टडी, एक्वालॉजिकल, मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर दिस. आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा. क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं. आप इन्हें अपने पास स्टोर करके रखें, इन्हें लर्न करें. पेपर बिल्कुल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. एंड स्टूडेंट, RIMC को आप जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देने में भी पीछे नहीं हटते हैं. कभी कभी वो डायरेक्ट 3-4 फिलअप इसमें आ ही जाते हैं. तो आज जो क्वेश्चंस रखे हैं मैंने फिलअप्स की फॉर्म में भी रखे हैं, जहां आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हिट करेंगे. तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन. व्हेन आयरन रस्ट इट वेट डैश. जब आयरन रस्ट हो जाता है, मींस जब वो कोरोड हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो उसका वेट क्या हो जाता है? सो इट वेट्स विल बी increases. Why? Because rusting of iron is a ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहां पर क्या हो रही है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है. इसमें आपका आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. लाइक Fe इज आयरन, ऑक्सीजन इज देयर, Fe2O3, दिस इज ऑक्साइड, वी कॉल्ड इट आयरन ऑक्साइड. तो जब आयरन ऑक्साइड बनता है तो द वेट ऑफ द आयरन विल इंक्रीज. तो करेक्ट आंसर विल बी व्हेन आयरन रस्ट इट वेट इंक्रीजेस. इसका वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Move on to the next question. When dash freezes, its volume increases. जब ये फ्रीज होता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जीके का. When water freezes, जैसे ही वाटर फ्रीज होता है और उसके क्यूब्स बनते हैं, आइस क्यूब्स, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. वाटर इज द ओनली लिक्विड जो फ्रीज होने पर वॉल्यूम बढ़ा लेता है. तो यहाँ पर आइस का वॉल्यूम और डेंसिटी कम होती है आइस की, लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है. तो वाटर जब फ्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ड्राई डैश इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ड्राई डैश को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या हम कह सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. RIMC में आया हुआ है, RMS में आया हुआ है, और रिपीट होने के चांसेस हमेशा होते हैं. तो ड्राई आइस को बेसिकली क्या होती है? ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस. कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट आप इसे? बेसिकली ये एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग, शिपमेंट में यूज होती है. फॉर आइसक्रीम, फॉर मीट्स को जब हम इसमें रख सकते हैं तो ये क्या हो जाती है? सबलाइम हो जाती है. आफ्टर सब टाइम सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू द गैस बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत अच्छा क्वेश्चन है RMS, सैनिक और RIMC तीनों के लिए. सो मार्केट इंपोर्टेंट. जब बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो ये उनमें से एक है. तो करेक्ट आंसर इज ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होती है. अगर आप बच्चों आपको यूजेस भी पता होने चाहिए, तो हम इसे एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं आइसक्रीम्स में, मीट्स में, जब एक्सपोर्टिंग में, शिपमेंट में यूज की जाती है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमोनिया इज अ कंपाउंड. बेसिकली अमोनिया क्या होता है? अमोनिया गैस, NH3, इट इज अ गैस. अमोनिया इज अ गैस. तो अमोनिया एक कंपाउंड है. कंपाउंड कब बनते हैं? जब कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. तो अमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. क्या क्या मिक्स होता है इसमें? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. NH3, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विल फॉर्म अमोनिया इन द रेशो 14:3 की रेशो में. जब ये कंबाइन होते हैं तो अमोनिया गैस बनती है. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स टू मेक अ कंपाउंड? दैट इज अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर. डैश इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज. जो आपकी स्टोरेज बैटरीज होती हैं, लाइक कार बैटरीज करके ये क्वेश्चन RIMC में आया हुआ है 2020 में. तो इसी तरह हम क्या यूज करते हैं अपने घर की स्टोरेज बैटरी में? तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट वी यूज? सल्फ्यूरिक एसिड. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इज देयर? H2SO4, क्योंकि कभी कभी सिंबल्स भी डायरेक्ट आ जाते हैं.
तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है स्टोरेज बैटरीज। स्टूडेंट फिलअप जरूर आते हैं, 4-5 फिलअप हर बार होते हैं जिनका एक सिंगल आंसर हो सकता है, तो RIMC उन्हें इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरालिसिस अफेक्ट द डैश। जब पैरालाइज्ड हो जाती है बॉडी तो आपका कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? पेंक्रियाज, आई, नर्वस सिस्टम, टॉन्सिल्स। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पैरालाइज्ड होती है आपके हैंड्स, आर्म्स। कब? जब आपके न्यूरॉन्स वर्क करना बंद कर देते हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स दैट आर रिलेटेड टू योर ब्रेन और नर्वस सिस्टम। तो जब आपका नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है तो आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके हैंड्स और आर्म्स अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैटरेक्ट अफेक्ट द डैश। कैटरेक्ट किसको अफेक्ट करता है? कैटरेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? इट इज अ आई डिजीज, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कब? जब आपकी लेंस पर क्या हो जाता है? इस तरह का कैटरैक्ट हो जाता है कि जिसकी वजह से आपकी आई तक प्रॉपर लेंस पर आपके लाइट नहीं पड़ पाती है और जिसकी वजह से आपके रेटिना पर एक शार्प इमेज नहीं बन पाती है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। तो जिसमें आपकी बेसिकली आई के ऊपर पर्टिकुलर इमेज नहीं बन पाएगी, आपका जो ब्लॉक पाथ है, आइरिस का जो पाथ है लेंस से होते हुए जो जा रहा है, आइरिस पे आपकी लाइट पड़ती है, अमाउंट ऑफ लाइट, और वो लेंस पर पहुंचती है। जब आपका ये पाथ ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से आपकी रेटिना पर इमेज नहीं बनती है, दैट कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। और ये किसको अफेक्ट करती है? आपके आईज को। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा डिजीज पे क्वेश्चन आता है यही कि ये डिजीज किसको अफेक्ट करेगा, अल्जाइमर डिजीज किसको अफेक्ट करता है, एनसेफेलाइटिस किसको अफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। डैश इज यूज टू मेजर स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल। अगर आपके स्केल्स में एक तो मेजर डिवीजन्स होते हैं लेकिन साथ ही बहुत ही माइनर सब डिवीजन्स होते हैं, इनकी स्टडी अगर आपको करना हो, इनको मेजर करना हो, तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? बेसिकली हम स्केल के लिए यूज करते हैं कैलिपर, तो इसी के साथ आपका होता है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर वो इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है आपके स्केल के सब डिवीजन्स। टोनोमीटर की बात करें स्टूडेंट, ये आपके आइस का प्रेशर नापने के लिए कि आपकी आइस कितना प्रेशर फील कर रही है। टेलीस्कोप, यू नो दैट इट इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स। विस्कोमीटर इज यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लगा सकते थे अगर आपको टोनोमीटर पता है। टोनोमीटर इज यूज टू मेजर द आई प्रेशर। तो वर्नियर इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस, टू मेजर द स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल। द मेटल हुज सोल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। किसके मेटल सेंसिटिव होते हैं लाइट के? जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जो आपके सॉल्ट्स बनते हैं किसके? सिल्वर सॉल्ट्स, वो क्या होते हैं? सेंसिटिव टू लाइट। इसीलिए आपने लेबोरेटरी में देखा होगा जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं उन्हें डार्क कलर के बॉटल्स में रखा जाता है। डार्क कलर बॉटल्स में हम इनको कैप्ट करते हैं। बेसिकली ये आपके प्रोवाइड यूज, दीज आर यूज टू प्रोवाइड कलरिंग टू योर फोटोग्राफिक फिल्म। जो आपके सिल्वर सोल्स होते हैं वो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म्स को कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर आप इन्हें सनलाइट में एक्सपोजर करते हैं तो ये कंपाउंड क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग, और डिकम्पोजिंग होने की वजह से ये स्प्लिट हो जाते हैं और अपना कंस्टिट्यूएंट डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर इनका कोई यूज नहीं रह जाता। तो इसी तरह जो आपके सिल्वर के साथ जितने भी सॉल्ट बनते हैं बाय एडिंग सिल्वर, दे आर कैप्ट ऑलवेज इन डार्क बॉटल्स। तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे आप देखेंगे तो इसे डार्क कलर की बॉटल में पैक किया जाता है बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द लाइट्स। तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिल्वर सोल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोव आप जानते हैं दैट इज अ स्पाइस। स्पाइस एज यूज किया जाता है राइस में, आपने देखा होगा सब्जी बनाने में हम यूज करते हैं। ये बेसिकली आपको कहां से ऑब्टेन्ड होता है? तो अगर आप देखेंगे ये फ्लावर का बड होता है, यहां से इसमें से फ्लावर अराइज होता है छोटा सा। अगर आप फ्लावर अराइज होने से पहले इनको स्टोर करके रख लेते हैं, ड्राई करते हैं, तो ये एज अ क्लोव यूज की जाती है, एज अ स्पाइसिस यूज की जाती है। विंटर्स में हम इसको काफी यूज करते हैं। तो ये आपको किससे ऑब्टेन्ड होती है? फ्रॉम द फ्लावर बड। और एवरी ईयर इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट आता है। अभी आपका दालचीनी जो होती है, दालचीनी जो हम यूज करते हैं, सिनेमन, सिनेमन को हम यूज करते हैं लाइक पुलाव बनाने में राइस में, कि हम उसे कहां से निकालते हैं? तो दैट इज द बार्क ऑफ द स्टेम से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ड्राई बहुत ज्यादा पुलाव में, आपने जब भी हम पुलाव बनाते हैं, कुछ भी राइस बनाते हैं, तो हम इसे उसमें यूज करते हैं। तो फ्लावर बड से आप किसको ऑब्टेन करेंगे? क्लोव। इस तरह का स्पाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन भी एवरी ईयर आता है।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, किस इकोसिस्टम में आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज या बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, चैपारल, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। रेन फॉरेस्ट में आपको वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती है, रेन फॉरेस्ट कवर्ड होते हैं लॉट्स ऑफ वेराइटी के साथ, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा वेराइटी देखने को मिलेंगी स्पीशीज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो एयर पॉल्यूटेंट है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा, फिर इसी के रेडिकल ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होकर बनाते हैं carbon dioxide, and you know that carbon monoxide is a poisonous gas that has the tendency to bind our hemoglobin to make the carboxy hemoglobin। बहुत जल्दी करके ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाती है, आरबीसीज ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाती है, एंड वी मे गेट डेड। इसकी वजह से जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं होती तो हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में ऑक्सीजन से भी ज्यादा टेंडेंसी रखती है। तो विच इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके रेडिकल फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फैटल और पॉइजनस गैस है। Einstein has given the formula that is E is equal to mc square where C stands for अगर हम बात करें E is for energy, आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला दिया है फॉर एनर्जी फाइंड आउट के लिए, मास m is mass and C द स्क्वायर ऑफ सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड होती है लाइट की, दैट इज द सी हेयर। सो सी डिनोट यहां पर करता है किसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आप इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, लाइक वी हैव गिवन मास ऑफ, एंड मास क्या होता है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी मटीरियल। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइक सी इंटू सी, लाइक वी कैन से दैट 2 into 2, तो व्हाट विल बी द 2 to the 4 16 जूल। तो इस तरह से आप इससे एनर्जी फाउंड कर सकते हैं। तो दिस इज सी रिप्रेजेंट हियर वेलोसिटी ऑफ लाइट। द लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो लाइट्स एक ह्यूमन देख सकते हैं, दैट इज नोन एज द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे शॉर्टेस्ट होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है तो इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर हम बात करें आपके विबग्योर, जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यहां है ये वेवलेंथ इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप याद कर सकते हैं इसको। तो दिस इज द इंक्रीजिंग और द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, दीज आर द कलर्स ऑफ रेनबो, विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सब ये आपके इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड लाइट की, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए आपने देखा होगा सिग्नल्स पे हम रेड लाइट यूज करते हैं टू स्टॉप, क्योंकि दूर से ही आप इसे विजिबल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेड लाइट को यूज किया जाता है एज अ डेंजर लाइट, जब ट्रेन आ रहा हो तो रेड लाइट को ऑन कर दिया जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, अगर आपको किसी भी एनिमल का या किसी भी चीज का ड्यूरेशन देखना है, लाइफ का कितना है, तो उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रेन ऑफ ह्यूमन, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूरॉन, एरोनॉटिक्स इज द स्टडी ऑफ एयर फ्लाइट। तो क्या ऑप्शन बचा, क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोबायोलॉजी होती है, इट इज द बायोलॉजी दैट स्टडी द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, किसी की भी लाइफ के ड्यूरेशन को स्टडी करना हो तो दैट इज नोन एज क्रोनोबायोलॉजी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, बहुत इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर। अगर किसी भी तरह का फायर हुआ है, लाइक पेट्रोल फायर, लाइक शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो आप कौन सी गैस को यूज कर सकते हैं टू एक्सटिंग्विश और टू एलिमिनेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो विच विल बी द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस दैट इज यूज टू एक्सटिंग्विश द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबशन के लिए हमें जो मेन चाहिए दैट इज फ्यूल, एंड ऑक्सीजन का मस्ट है। फ्यूल कोई भी जो सब्सटेंस है जो इनफ्लेमेबल होता है एक्ट एज अ फ्यूल। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए वी विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल वेपोराइज। जब भी ये क्या करती है, वेपोराइज होती है, तो ये फायर को स्मोदरिंग कर देती है, क्योंकि फायर को नीड पड़ेगी ऑक्सीजन को, और ये वेपोराइज होके ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एनी काइंड ऑफ फायर टू एक्सटिंग्विश इट। बी इज द करेक्ट आंसर। What is the main or which is the main primary component of natural gas? बेसिकली जो आपके नेचुरल गैस होती है, मोस्टली 70% नेचुरल गैस का जो मेन या प्राइमरी कंपोनेंट है वो किसका बना है, मीथेन। वैसे जो हमारी नेचुरल गैसेज होती है वो किसकी बनती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बेसिकली नेचुरल गैसेज में यही होता है, लाइक एलपीजी और सीएनजी, बट उनका जो प्राइमरी कंपोनेंट है दैट इज मीथेन इज द करेक्ट आंसर। और इनमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन यू नो दैट आपकी जो घर में हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं अपने घर में, दैट इज अवर कुकिंग गैस एलपीजी। हम उसमें केमिकल ऐड करते हैं जिससे हमें उसके लीकेज का पता चल जाता है। एंड व्हाट इज दैट केमिकल, दैट इज मरकैप्टन। हम उसमें मरकैप्टन यूज करते हैं जो स्मेली होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि आप पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर इज लीकिंग। तो यहां पर मीथेन इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल गैस। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। Now move on to the next question. A device which can produce thrust by burning fuel and is capable of moving itself as a result of reaction. वो डिवाइस जो अपथ्रस्ट करता है फ्यूल को, बर्निंग फ्यूल को, और इटसेल्फ मूव कर जाता है, और आप इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अवर रॉकेट। रॉकेट रिजल्ट ऑफ रिएक्शन इसका यही होता है कि ये अपथ्रस्ट करता है बर्निंग फ्यूल को एकदम से और इटसेल्फ मूव कर जाता है। तो दिस इज द डिवाइस इन यूज बाय द एस्ट्रोनॉट, दैट इज रॉकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कंटेनर फॉर द एस्ट्रोनॉट इन देयर ऑर्बिटिंग फ्लाइट अराउंड द अर्थ। ऑर्बिटिंग करने के लिए अराउंड द अर्थ जो वो कंटेनर यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट, व्हाट वी कॉल्ड इट, ऑर्बिट, नो, स्पेस सूट, दैट इज वियर्ड बाय द रॉकेट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दैट इज कैप्सूल, उसको हम बोलते हैं, दैट इज स्पेस कंटेनर, ओरिजिनल कंटेनर, वी कॉल्ड इट कैप्सूल। कैप्सूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, so student, next question. A ring around the moon is a sign of coming rain or dash. जब आपको इस तरह का रिंग अपीयर होता है अराउंड द मून, तो ये क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है कि ये साइन किस चीज का है, दिस इज द साइन ऑफ कमिंग रेन और स्नो, कि क्या होने वाला है, या तो स्नोफॉल होने वाला है या बारिश होने वाली है। ये लाइन आपको देखने को मिलेगी अराउंड द साइन। तो स्नोफॉल होना हो या रेन आने वाला हो, तो ये रिंग इज द साइन ऑफ स्नोफॉल और रेन। तो यहाँ पर फिलअप की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। द लाइटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, आप देख रहे होंगे दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फ्लावर के ऊपर भी इजीली पुट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड, तो वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दैट, दैट इज ग्रेफिन। मैंने ये फिलअप में क्यों रखा है, जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सकें और फिर ऑप्शन में इसे आराम से पहचान ले। तो ग्रेफिन एरोजेल, ये बेसिकली आपको ऑब्टेन्ड होता है बाय द लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपकी पेंसिल की लैड होती है, दैट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, और किसका, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो इसकी एक बहुत ही महीन सी लेयर से इसे ऑब्टेन्ड किया जाता है, बहुत ही कम इसका वेट होता है, इन mm में होता है। ग्रेफीन एरोजेल, इसको अब ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है, आपको ग्रेफाइट से। तो हम इसे ग्रेफाइट से निकाल सकते हैं। एंड द लाइटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज ग्रेफीन एरोजेल। यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, हम इन्हें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में हम इसे यूज करते हैं। तो ग्रेफीन एरोजेल इज द लाइटेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं किस यूनिट में, वैसे हम इसे मेजर करते हैं बाय एमीटर होता है, तो इसी का जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज एम्पेयर। यहां पर मेजर्ड यूनिट पूछिए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है किसमें, एम्पियर में। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। तो मेजर्ड बाय होगा तो वी विल राइट एमीटर, एंड मेजर्ड यूनिट एम्पियर में हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर नेम ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपका क्या है, अ मेटल दैट इज फाउंड ओनली इन लिक्विड स्टेट। इट इज द ओनली मेटल दैट यू फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर।
तो मरकरी को पॉपुलर नेम किस नेम से जाना जाता है? तो इट इज नोन एज क्विक सिल्वर के नेम से हम इसको जानते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक सिल्वर के नेम से भी ये जाना जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हाई मोशन और मोबिलिटी के नेम से हम इसे क्या बोलते हैं? बेसिकली मरकरी क्या है? मरकरी इज द गॉड। बेसिकली जो जापानीज गॉड होते हैं उनको मरकरी के नेम, क्योंकि वो फास्ट मैसेंजर है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? हाई मोबिलिटी की वजह से मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और इसके सिंबल की बात करें तो द सिंबल इज Hg। और Hg क्यों? बिकॉज लेटिन भाषा में इस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोगायरियम। हाइड्रार HYDRARGYRium, हाइड्रोगायरियम। तो इसी से इसका सिंबल बना है Hg, और इसी के बेस पर इसको फिर लिक्विड सिल्वर भी कहा जाता है। स्टूडेंट अगर ऑप्शन नहीं आता है तो क्विक सिल्वर विल बी द करेक्ट आंसर, लिक्विड सिल्वर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन होते हैं दोनों, तो आप बी और सी या ए बी दोनों को चूज कर सकते हैं। तो Hg के बेस पर, क्योंकि इनका लेटिन भाषा में नेम है हाइड्रारगायरियम, इसलिए इसका सिंबल है Hg, एंड इट इज द ओनली मेटल दैट इज फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिक्विड सिल्वर। यूज इन योर थर्मोमीटर, यू नो दैट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर ड्यू टू इट्स मोबिलिटी की वजह से इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। डैश इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अ सॉल्वेंट दैट कैन मिक्स मोस्ट ऑफ द, दैट कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट इन इट। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट हैज द टेंडेंसी टू डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट। डैश इज गैसियस इन नेचुरल स्टेट, इनमें से कौन नेचुरल स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ गैसियस है? मैग्नीशियम इज अ मेटल सॉलिड फॉर्म, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, लिथियम इज अ मेटल और वेरी लाइटेस्ट मेटल। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन नेचुरल स्टेट एट गैसियस, यू नो दैट दिस इज अवर सर्वाइविंग और द ब्रीदिंग गैस। O2 इज अ नॉन मेटल। The adjective renal and hepatic refer to which part of the human body? ये adjective renal और hepatic किस body part के लिए यूज होते हैं? renal is used for your renal arteries present होती हैं किडनी में, और hepatic cell हमारी किस में होती हैं? लीवर में hepatic cell। तो ये दो टर्म जो है, दो एडजेक्टिव टर्म जो है किसके लिए यूज की जाती है? किडनी और लीवर के लिए, क्योंकि किडनी में होती है रेनल आर्टरीज और वेन्स। हेपेटिक सेल जो बाइल जूस प्रोड्यूस करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, वो होती है हमारी लीवर में। तो ये दोनों टर्म किस बॉडी पार्ट की है? किडनी एंड लीवर। द सब्सटेंस दैट ऑल्टर द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपकी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है तो जो उसकी स्पीड को रिएक्टेंट में जब इसे ऐड किया जाता है तो ये क्या कर सकता है? रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है। एंड द कंपोनेंट आर नोन एज कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? कैटलिस्ट। इट कैन बी जिंक, जो हम यूज करते हैं एज अ एडिटिव, जो आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, दैट आर नोन एज कैटलिस्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थराइटिस अफेक्ट, आर्थराइटिस क्या होता है? वो हमारे किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है? लंग्स, आईज, स्किन, जॉइंट्स। तो यू नो दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू योर पेन। और पेन कहाँ? इन द जॉइंट्स। जब आपके जॉइंट्स में पेन होता है तो वो कौन सी डिजीज है? आर्थराइटिस, जो आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। बॉडी पार्ट्स में जॉइंट्स में पेन रहता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट ये 50 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इन्हें अपने पास रखिए, इनको लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी विद द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस एंड बिलीव करें आपको ये क्वेश्चन जरूर लग जाएंगे, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स के मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगी जो चैप्टर एवरी ईयर यहाँ पर रिपीट होते हैं। सो स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक भी आहुति आपकी छूटनी नहीं चाहिए अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर अबाउट एनी ऑफ द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून with the next video. Bye bye, thank you and have a nice day.